असेसमेंट कैसे कर सकते हैं? असेस बाय साइज, कितना एरिया जो है वो जला है, वही परसेंटेज वाली बात है। असेस बाय डेप्थ, यही बात है कि कितनी थिकनेस है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी सर्कमफ्रेंशियल बर्न, सर्कमफ्रेंशियल का क्या मतलब है? ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है सर्कमफ्रेंशियल बर्न, क्योंकि सर्कमफ्रेंशियल बर्न जो होता है बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आपका जिस तरह बाजू है वो चारों तरफ से इस तरह चारों तरफ से नहीं, सर्कमफ्रेंशियली बर्न हुआ हो, ठीक है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह से, तो वो क्या करेगा, वो सुकड़ जाए। जो भी चीज़ जलती है वो क्या करती है, वो सुकड़ जाती है। तो जब वो चीज़ सुकड़ जाएगी तो वो क्या करेगी, जितनी भी ब्लड सप्लाई उसके आगे होगी यानी डिस्टली साइड पर होगी, उसको रिड्यूस कर देगी। तो उससे क्या होगा, कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने का खतरा होगा। और अगर सर्कमफ्रेंशियल बर्न आपके थोरेसिक रीजन के ऊपर हो तो उससे क्या होता है कि आप सांस नहीं ले सकते, आपकी चेस्ट में एक्सपैंड होना होता है, रिलैक्स होना होता है, और फिर दोबारा मतलब कि वो जो प्रोसीजर होता है ब्रीदिंग का वो दोबारा रिपीटेटिवली होना होता है। तो अगर आपका थॉरेक्स के ऊपर सर्कमफ्रेंशियल बर्न आएगा तो आपकी ब्रीदिंग इम्पीड हो सकती है और वो बहुत लीथल कंडीशन है। असेसमेंट ऑफ एसोसिएटेड इंजरीज के साथ साथ कोई और इंजरी तो नहीं आई, ये भी हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने असेस करना है कि असेसिंग द साइज़, जो भी हमारे पास एरिया बर्न वाला होगा उसको हम कैसे करते हैं, परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया, यानी कितना परसेंटेज ऑफ कितनी परसेंटेज बर्न हुआ है टोटल बॉडी सरफेस एरिया। इसके 3 मेथड होते हैं कि किस तरह हम लोगों ने असेस करना है। नंबर 1, पैची एरियाज ऑफ बर्न। पहले शुरू में ये पैची स्मॉल पैचीज एरिया जो थे वो हम लोग करते थे, उसके बाद रूल ऑफ 9 आया, फिर अब जो मोस्ट एक्यूरेट है वो लैंड एंड ब्राउडर चार्ट है। स्मॉल पैची एरिया बहुत सिंपल ही है कि कट अ पीस ऑफ क्लीन पेपर इक्वल टू द साइज ऑफ पेशेंट होल हैंड, डिजिट एंड पाम, यानी पेशेंट का जो पार्म है उसके साइज का आपने एक पेपर कट कर लेना है क्लीन, विच रिप्रेजेंट द 1% ऑफ द टोटल बॉडी एरिया। जहाँ जहाँ जला है वो पेपर आपने रख के 1%, 2%, 3%, 4% के अकॉर्डिंग आपने देख लेना कि कितना जो है एरिया टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेंड जो मोस्ट एक्यूरेट तरीका होता है वो रूल ऑफ 9 होता है। सबसे पहले हम लोगों ने जो पहला पढ़ा था वो ये था कि जो पेशेंट की पाम होती है और डिजिट्स होती हैं उसको हम लोग मिला के 1% जो है वो कंसीडर करते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो हमारे पास रूल ऑफ 9 है, और थर्ड वाला आपको बताया था कि लैंड एंड ब्राउडर चार्ट है जो कि मोस्ट एक्यूरेट है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, जब हम लोगों ने फ्लूइड रिससिटेशन करनी होती है तो हम लोग रूल ऑफ 9 को ही फॉलो करते हैं। तो रूल ऑफ 9 क्या कहता है हमारे पास कि हम लोग पूरी बॉडी सरफेस एरिया को 11 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, या 11 9 में डिवाइड कर देना है। 9 होगा हमारे पास हेड एंड स्कैल्प का 9% कैसे होगा कि फेस वाला जो होगा एरिया उसका 4.5%, स्कैल्प का भी 4.5%, तो ये हमारे पास 9% हो जाएगा। जो हमारे पास चेस्ट होगी वो फ्रंट एंड बैक 9% होगी, तो हमारे पास 18% हो जाएगा। एब्डोमेन 9% होगा फ्रंट और बैक, तो 18% हो जाएगा। 9% एक आर्म का यानी लेफ़्ट आर्म का, 9% राइट आर्म का। और जो लेग्स होती हैं वो कंपैरेटिवली अपर लिम्ब से तो ज़्यादा बड़ी होती हैं ना, तो हमारे पास क्या करेंगे कि हम लोग इसका 18% लेंगे, ठीक है ना, लेग को एज अ होल 18% कंसिडर करेंगे। तो यानी 9 + 9 आप कह लो 9 थाई का 9 लेग का, ठीक है ना, 9 + 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 18 हो जाएगा। तो 18 हमारे पास एक लेग का, 18 हमारे पास दूसरी लेग का। तो अगर आप इसको काउंट करें तो ये कितने 9 बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 9 × 11 क्या होगा, 9 × 11 99% हो गया। ये 1% पेरिनियम को ले लेंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा 100%। तो रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग हम लोग इस तरह अडल्ट का करते हैं। लेकिन जो हमारे पास किड्स होते हैं उनका ज़रा डिफरेंट होता है, उनका जो हेड होता है वो उनकी बॉडी से बिगर होता है, तो हम लोग उनके हेड का कितना कंसीडर करते हैं 18%, 9% फॉर द फेस एंड 9% फॉर द स्कैल्प। फिर 18% वही चेस्ट का फ्रंट एंड बैक 18% हो गया, ये भी एब्डोमेन का फ्रंट एंड बैक 18% हो गया 9 के अकॉर्डिंग। फिर 9% हैंड, 9% हमारे पास सेकंड हैंड। और जो उनकी लेग्स होती हैं उनको हम 18% नहीं लेते, उनको हम 14% लेते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी टांगें ज़रा छोटी होती हैं, तो बजाय 18 के हम लोग उसको क्या करते हैं 14% पे कंसीडर करते हैं। तो इसको भी अगर आप टोटल करें तो इसका भी बन जाता है हमारे पास 100%। तो इस 100% के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ना असेसमेंट करनी होती है। अब जो मोस्ट एक्यूरेट है वो लैंड एंड ब्राउडर चार्ट है। इसके अंदर हम लोग इस तरह जो है वो पर्सन को डिवाइड करते हैं कि ABC, यानी A रिप्रेजेंट करता है उसका हेड, B रिप्रेजेंट करती हैं उसकी थाइज, और C रिप्रेजेंट करती हैं उसकी लेग्स। अब क्या है हमारे पास एज देखते हैं कि पर्सन की क्या है, 0 1 5 10 15 अडल्ट, ठीक है, 0 से और 1, फिर 5 के गैप के बाद 10, फिर 5 के गैप के बाद 15 और फिर सीधा अडल्ट,
ठीक है, इस तरह ये वैल्यूज़ आपने याद करनी है। जब हम हेड की बात करेंगे तो जो 0 ईयर का बच्चा होगा, बिल्कुल छोटा भी, 1 साल से भी कम, तो जब उसका हेड जलेगा तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये 9% जल गया है। अगर 1 ईयर का होगा तो हम कहेंगे कि ज़ाहिर है जैसे जैसे 1 ईयर का, 2 ईयर्स का, 3 ईयर्स का होता जाएगा, बच्चे का हेड स्मॉल होता जाता है, उसकी एक्सट्रीमिटीज़ बढ़ती जाती हैं। तो जब 1 ईयर का होगा हम कहें, अगर अगर तो उसका हेड जला तो हम कहेंगे 18% है। अगर 5 ईयर्स का हो गया तो 6%, 10 ईयर्स का बच्चा है तो उसका 5%। अगर हेड जला है, सिर्फ ये हेड की बात हो रही है, ये हेड वाली लाइन है। अगर 15 ईयर्स का बच्चा है और उसका हेड जला है तो हम कहेंगे ये 4% बर्न हुआ है। और अगर अडल्ट जो है वो जला है और उसका हेड का पोर्शन है तो हम कहेंगे 3% बर्न हुआ है। इसी तरह थाई को लेंगे, बच्चे की थाई अगर जली है, जो बहुत छोटा बच्चा है, तो उसको कहेंगे 2% ये जला है। अगर 1 साल का बच्चा है, उसकी थाई जली है तो हम कहेंगे 3% जला है। अगर 5 ईयर्स का है तो हम कहेंगे 4%, फिर 10 का है तो फिर 4, ठीक है, इसको आप इस तरह याद कर लें। और अगर लेग्स की बात आ जाए तो वही बात होगी, बच्चा जो होता है उसकी लेग्स छोटी होती हैं तो 2% हम कहें। 0 ईयर्स का बच्चा जो होगा उसको कहेंगे 2% जला है। जो 1 ईयर का बच्चा होगा उसको भी हम यही कहेंगे कि वो 2% जला है। और आगे जितना भी है वो 3. तो ये हमारे पास मोस्ट एक्यूरेट चार्ट है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग असेस करते हैं कि साइज। उसके बाद हमारे पास आता है असेसिंग द डेप्थ। डेप्थ किस तरह असेस करते हैं? देयर इज़ नो डेफिनेट मेथड टू डिटरमिन द डेप्थ, कोई इतना एक्यूरेट मेथड नहीं है। टाइम इंटेंसिटी डिपेंडेंट, यानी कितनी देर तक और कितना कितना गर्म लगा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 70 डिग्री सेल्सियस 1 सेकेंड के लिए आपको लगा है तो एपिडर्मिस आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर हॉट वाटर आपका यानी जिसका 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा वो 45 सेकंड्स के लिए लगा है तो फुल थिकनेस बर्न हो जाएगा। इसी तरह ही अगर 15 सेकंड के लिए 65 डिग्री सेल्सियस का बर्न हुआ है तो डीप थिकनेस होगा। और अगर सिर्फ 7 सेकंड के लिए आपको गर्म पानी ऊपर गिरा है तो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न होगा। तो होप आपको ये समझ आ गई होगी। ये हमारे पास कोई इतना एक्यूरेट मेथड नहीं होता, बस हमने देखना कि कितनी देर तक जलता रहा है और कितना कितना गर्म आपको लगा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बर्न होता क्यों है और कैसे इसका मतलब कि लाइकली डेप्थ इसकी कितनी होती है। अगर हमारे पास स्काल्ड हो फ्रॉम हॉट वाटर बिलो बॉइलिंग पॉइंट तो स्काल्डिंग हो जाती है। फैट बर्न कब होता है? डीप डर्मल, जब फैट आपका बर्न हो रहा हो तो समझो डीप डर्मल बर्न हो चुका है, क्योंकि ज़ाहिर है डर्मिस से नीचे ही फैट हमारे पास होता है। फ्लेम बर्न हो तो उसको मिक्स बर्न कहते हैं। अल्कली बर्न हो तो फुल थिकनेस, क्योंकि जो अल्कली होती है ना वो बहुत ही गंदा बर्न करती है। उसके अंदर एक खासियत होती है कि वो मतलब कि नीचे नीचे डिजॉल्विंग पावर रखती है, तो यानी डिजॉल्व हो के वो नीचे जाती रहती है तो फुल थिकनेस बर्न कर देती है अल्कली। जो एसिड्स होते हैं तेजाब वगैरह, ये हमारे पास क्या करते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। सॉरी, ये थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई थी। ये एसिड के नीचे 2 बातें याद रखनी, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक डीप वीक एसिड होता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो डीप पार्शियल थिकनेस बर्न कर देता है और जो वीक होता है वो हमारे पास सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न कर देता है। और इलेक्ट्रिसिटी से भी हमारे पास क्या होता है, फुल थिकनेस बर्न नहीं होता है। फिर हमारे पास है असेसमेंट ऑफ सर्कमफ्रेंशियल इन्वॉल्वमेंट एनी लिम्ब ऑफ फुल थिकनेस सर्कमफ्रेंशियल फॉर्मेशन ऑफ इशार। इशार हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा अगर लेदरी हो जाए यानी बिल्कुल सख्त हो जाए तो वो हमारे पास बॉडी में इशार बना देती है। ठीक है, इशार की मैं आपको जो है वो तस्वीर दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इस पिक्चर के अंदर आप देखें कि चेस्ट के ऊपर इशार बना हुआ है, तो पूरी चेस्ट काटनी पड़ी है ताकि उसकी जो पेशेंट की ब्रीदिंग है वो ठीक हो सके। तो ये हमारे पास इशार होता है। तो उन्होंने यही बात की हुई है कि अगर हमारे पास इशार फॉर्मेशन मतलब कि हो तो क्या हो जाता है कि सख्त हो जाती है पूरी जगह, तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने का खतरा होता है। सर्कमफ्रेंशियल चेस्ट इन्वॉल्वमेंट अगर हो जाए तो ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो जाती है, इशारेक्टमी करनी पड़ती है। ठीक है, इशारेक्टमी मतलब कि जो इशार है उसको कट करना पड़ता है ताकि वो जो स्किन है वो दोबारा से जो है वो मूव हो सके। असेसमेंट एसोसिएटेड विद द इंजरी, जब सेकेंडरी सर्वे करते हैं ATLS गाइडलाइन एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट के अंदर, तो तब हम एसोसिएटेड इंजरीज देख सकते हैं कि बर्न तो हुआ ही हुआ, इसके साथ साथ तो कोई इसको इंजरी नहीं हुई। अब इसकी ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो से करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो आगे हम लोग ट्रीटमेंट इसकी बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में करनी है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।